हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आइसो क्वांट कर्व या जिसे हम आइसो क्वांट अप्रोच भी कहते हैं। ये टॉपिक इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्शन एनालाइज इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये प्रोडक्शन एनालाइज के जो हमने सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, इसके अंदर हमने कई ऐसे टॉपिक को हमने कवर किया जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, क्यों कहते हैं और इकोनॉमी के अंदर की इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, इसको हमने डिस्कस किया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसी के साथ हमने इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस, इन 5 टॉपिक को हमने कवर किया था प्रोडक्शन एनालाइज इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां आपको प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये सभी टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये आइसोकॉन कर्व क्या है, या जिसे इक्वल प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व क्यों कहते हैं। एक ऐसे एक एंगल है जहाँ पे एक कंज्यूमर किस तरह से इन डिफरेंस कर्व पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लेने की कोशिश करता है, ये हमने इन डिफरेंस कर्व के अंदर देखा। इसके अपोजिट किस तरह से एक प्रोड्यूसर किस तरह से इन डिफरेंस कर्व के साथ साथ एक बेहतर तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन को हासिल करता है, इसको एनालाइज करने के लिए सिमिलर एनालाइज इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर के बतौर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम एग्जामिन करेंगे, और किस तरह से एक प्रोड्यूसर किस तरह से अपना एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और कौन से क्राइटेरिया क्रॉस करने के साथ साथ ये प्रोडक्शन लिया जाता है, वो कौन से कॉम्बिनेशन बन पाते हैं एक लेबर और कैपिटल को, इन दो फैक्टर को, इन दो इनपुट को लेके उस कौन से कॉम्बिनेशन के साथ साथ वो प्रोडक्शन करता है, इसी को ही डिस्कस किया जाता है आइसोक्वांट कर्व इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो एग्जैक्टली हम कहें कि ये डिफरेंस कॉम्बिनेशन जो दो यहाँ पे मेथड इनपुट को साथ लेके एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन एक दूसरे के साथ करने के साथ आउटपुट लिया जाता है, बट ये आउटपुट सेम होता है। ये आउटपुट सेम होने के साथ साथ कौन से मेथड के साथ ये प्रोडक्शन लिया जाएगा, इसी को ही हम डिस्कस करते हैं आइसोक्वांट कर्व के अंदर या आइसोक्वांट अप्रोच में। तो इस नाम का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये ग्रीक वर्ड से मिलता है आइसोक्वांट। आइसोक्वांट कहे या आइसो प्रोडक्ट कहे, इनका मीनिंग ये होता है कि आइसो का होता है मीनिंग इक्वल या सेम, और क्वांट का मीनिंग होता है क्वांटिटी या जिसे हम कहें आउटपुट। तो इन दोनों को एक ग्रीक वर्ड को ज्वाइन करने के साथ हमें ये जो टॉपिक है मिलता है आइसो क्वांट कर्व। तो ये किस तरह से कौन से लेवल पे जाके किस तरह से कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, इसी को ही आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइसोकॉन कर्व इस कॉन्सेप्ट को हम लॉन्ग रन एनालाइज के साथ साथ ये प्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इनपुट या हम कहें फैक्टर, ये दो ही हम इंक्लूड करते हैं। एक तो होगा लेबर और दूसरा होगा कैपिटल, और दोनों भी ये वेरिएबल कंडीशन के अंदर होंगे, और दोनों भी एक दूसरे को पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट करने के साथ हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। या हम जिसे कहें अ फर्म कैन द प्रोड्यूस द आउटपुट बाय द यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज द टू इनपुट इन प्रोडक्शन फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट के अंदर दोनों भी फैक्टर को इंक्रीज किया नहीं जा सकता। तो दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर जो इनपुट है, एक कम किया जाएगा, एक डिक्लेन किया जाएगा या एक इंक्रीज किया जाएगा, दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। जो लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो एक का कम होना, डिक्रीज होना, एक का क्वांटिटी कम करना और दूसरे में इंक्रीज करना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आइसोकॉन्ट प्रेजेंट करता है। और ये ओरिजिन के साथ कॉन्वेक्स मेथड के साथ ये कर्व प्रेजेंट किया जाता है। या इन शॉर्टली हम कहें आइसोक्वांट शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट विच प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक ऐसी मेथड के साथ हम कर्व पे हम देखेंगे कि किस तरह से आइसोक्वांट कर्व पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा जो आउटपुट सेम होगा, और ये आउटपुट सेम होने के साथ साथ कौन से पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है आउटपुट की जो सेम होने की कंडीशन दो इनपुट के साथ। ये सिचुएशन क्या होती है, क्या कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों में, एक कम करने के साथ दूसरा अगर इंक्रीज करे तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी किस तरह से उभर के आती है, ये हम
आइसो क्वांट कर्व के साथ दिखाई देते हैं, बट ये जो आउटपुट है, ये क्वांटिटी है, ये सेम होती है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बट हम समझे कि इस सिचुएशन के अंदर जब ये वर्क करता है, तब ये टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी गिवन कंडीशन में होती है। तो एक कंडीशन के अंदर हम देखें, जो एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर किस तरह से कौन से लेवल पे जाके कॉम्बिनेशन को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जो आउटपुट तो दिया हुआ है, और इस आउटपुट को लेके समझे तो दो इनपुट को लेके किस तरह से कॉम्बिनेशन कौन से पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है, इनके नज़र से ही हम प्रोड्यूसर के एंगल से इस आइसोक्वांट कर्व को प्रेजेंट करते हैं। आइसोकॉन्ट कर्व ये हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोप ये मेथड के साथ प्रेजेंट किया जाता है, जो लेफ्ट से लेके राइट का इसका जो स्लोप होता है इस तरह से होता है। तो ये स्लोप को प्रेजेंट करने का जो एक्सप्रेस किया जाता है, ये एक्सप्रेस करने की कोशिश ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के साथ मींस MRTS के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, और जो हमेशा ही ये डिक्लाइन करता हुआ ही ये MRTS दिखाई देता है, क्योंकि इसको अप्लाई किया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ। तो एक इसी के साथ हम समझे कि ये एक्सटेंशन है इन डिफरेंस कर्व का एनालाइज़ जो करते हैं थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से लेके ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का एक एक्सटेंशन माना जाता है। आइसोकॉन्ट कर्व में डेफिनेशन भी और भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे डेफिनेशन इस तरह से देते हैं, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर बिलास के साथ। वो कहते हैं द आइसो प्रोडक्ट कर्व शो द डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रिसोर्सेज विथ विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोफेसर बिलास कहते हैं कि दो ऐसे इनपुट जो रिसोर्सेज है, उनके साथ किस तरह से ये प्रोडक्शन लिया जाएगा, उनके कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑलरेडी जो आउटपुट है ये मेजर किया गया है, उतना ही यहाँ पे फिक्स है, उनमें किस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन पाएंगे इनपुट को लेके। तो ये कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश इस आइसोकॉन्ट कर्व के साथ दिखाई देते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन अपनी डेफिनेशन में कहते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व शो द डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन दैट विल प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। प्रोफेसर सैमुअलसन कहते हैं कि एक ऐसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश आइसो प्रोडक्ट कर्व के अंदर दिखाई देते हैं, जहाँ पे इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है ये प्रेजेंट करते हैं जो आउटपुट दिया गया है। तो ये आउटपुट जो फिक्स माना गया है, इनमें किस तरह से कॉम्बिनेशन इनपुट के साथ अल्टरनेटली लिए जाएंगे, उसके कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश इस मेथड के साथ दिखाई देती है। प्रोफेसर फर्ग्यूसन कहते हैं अपने इस डेफिनेशन के अंदर an isocount is a curve showing the possible combination of input physically capable of the producing a given level of output। उसी तरह से प्रोफेसर फर्ग्यूसन भी वही अपनी डेफिनेशन के साथ वो कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन इनपुट को लेके एक फिजिकली कैपेबल जो प्रोडक्शन लिया जाएगा, जो आउटपुट फिक्स है, उनके ज़रूरत जितने कॉम्बिनेशन आउटपुट के बन पाएंगे जो गिवन है, उनके कॉम्बिनेशन किस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कर्व के साथ प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन। आइसोकॉन्ट कर्व के अंदर क्या मेथड के साथ ये लॉ वर्क करता है, तो उसके अजम्पशन भी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि अजम्पशन पे ही बेस करती है ये पूरी तरीके से मेथड ये लॉ वर्क करता है। तो आइसोकॉन्ट कर्व का जो अजम्पशन है ये फर्स्टली कहता है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब ये फैक्टर्स है, ये दो ही फैक्टर इंक्लूड किए गए हैं, एक तो होगा लैंड और दूसरा होगा लेबर। तो दो ही फैक्टर को लेके प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करती दिखाई देती है, जिसमें दो ही फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। सेकेंड अजम्पशन कहा जाता है डिविजिबल फैक्टर। ये फैक्टर एक दूसरे को यहाँ पे डिवाइड करके सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ करने के साथ ये फैक्टर वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। एक फैक्टर की क्वांटिटी कम करने के साथ दूसरी इंक्रीज करते हुए ये डिविजिबल फैक्टर वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड अजम्पशन यहाँ पे मेनली माना जाता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी को माना गया है। गिवन टाइम पीरियड के अंदर कोई भी यहाँ पे जब प्रोडक्शन लिया जाएगा, तब ये टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी
जो सिचुएशन के अंदर एग्ज़िट टेक्नोलॉजी है वर्क कर रही है, वही हिसाब से ये प्रोडक्शन वर्क करता हुआ दिखाई देगा। एडिशनल या मॉडर्न ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। तो ये माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो असम्पशन है वो माना गया है पॉसिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पॉसिबल है दोनों एक दूसरे फैक्टर के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। एक क्वांटिटी यहाँ पे कम करने के साथ दूसरी इंक्रीज़ करने के साथ पॉसिबिलिटी जो प्रोडक्शन लेने की है ये पॉसिबल है, ये माना गया है। और जो लास्ट यहाँ पे असम्पशन माना गया है वो कहता है एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। इस मेथड के साथ ये प्रेज़ेंट करता है जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए जाएँगे, ये फैक्टर यूज़ किए जाएँगे, एक कम करने के साथ दूसरा अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो दोनों की जितनी भी यहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे, उनको एफिशिएंटली उसकी यूटिलाइज़ेशन मैक्सिमम लेवल की उसका यूज़ कर पाएँगे और इससे ही ये मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे प्रोडक्शन जो सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ किया गया है, यूनिट के साथ उन फैक्टर के यूज़ करके साथ हम मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे एफिशिएंसी उनकी बढ़ा के प्रोडक्शन ले लेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि आइसोकॉन्ट अप्रोच इसका शेड्यूल किस तरह से है, इस टेबल के साथ और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएँगे कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर कौन से पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करता है, उसके कौन से कॉम्बिनेशन को लेके ये सेम आउटपुट को किस तरह से प्रोड्यूस करता है 2 इनपुट को लेके। तो कॉम्बिनेशन बनता है ए, बी, सी, डी, ई। यहाँ पे यूनिट लेबर और यूनिट ऑफ कैपिटल ये दोनों यहाँ पे फैक्टर तो लिए गए हैं। एक होगा इंक्रीज़, एक होगा डिक्रीज़। तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे लेबर यूनिट को और डिक्रीज़ करेंगे कैपिटल यूनिट को। और उसी के साथ दोनों का कंबाइनली यूज़ करने के साथ किस तरह से आउटपुट हम क्लॉथ का लेंगे, ये मीटर में मेजर कर पाएँगे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है ए का, जब यहाँ पे यूनिट लेबर यहाँ पे एक हमने लेबर इंक्रीज़ किए, हायर किए और यूनिट ऑफ कैपिटल 15 यूज़ करेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिट ऑफ लेबर 1 और यूनिट ऑफ कैपिटल 15 दोनों का यहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे तो हमें आउटपुट मिलता है क्लॉथ मीटर 200। तो ये पूरी तरीके से सेम ही होगा जितने भी हम कॉम्बिनेशन बनाएँगे। कॉम्बिनेशन बी कहता है कि हम और एक लेबर इंक्रीज़ किए तो अभी हमारे पास 2 यहाँ पे लेबर बनते हैं और यूनिट ऑफ कैपिटल 11 होता है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज़ किया तो यूनिट ऑफ कैपिटल को डिक्लेन किया। डिक्रीज़ करने के साथ-साथ ये 4 ऐसे यूनिट हमने कम किए बतौर यहाँ पे लेबर एक इंक्रीज़ करने के साथ। बट हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बी कहता है कि 2 लेबर के साथ हमने यूनिट कैपिटल 11 लिए और इससे भी हमारा आउटपुट जो क्लॉथ का है ये सेम है 200। कॉम्बिनेशन सी यहाँ पे कहता है कि और हमने एक हायर किया लेबर और ये यहाँ पे 3 यूनिट लेबर वर्क कर रहे हैं और बट यूनिट लेबर के इंक्रीज करने के साथ साथ कैपिटल की यूनिट और भी डिक्लेन किए। तो और भी कम करने के साथ हमने 11 से 8 कर दिए। यहाँ पे हमने लेबर एक इंक्रीज़ किया, यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ कैपिटल और 3 घटाए, 11 से 8 कर दिए। बट हम ये सी कॉम्बिनेशन भी हमें वही प्रेज़ेंट करता है कि आउटपुट क्लॉथ का मीटर में हमने 200 मीटर यहाँ पे सेम कंडीशन में प्रेज़ेंट किया। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चेंज हो रहा है, लेबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैपिटल डिक्रीज़ कर रहे हैं, बट हमारा आउटपुट सेम है। कॉम्बिनेशन डी यहाँ पे कहता है कि कॉम्बिनेशन डी के साथ-साथ लेबर और हमने एक इंक्रीज़ किया, लेबर अब हमारे पास 4 है और यूनिट ऑफ कैपिटल हमने 6 कर दिए। तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन मिलता है कि हमने किस तरह से 2 यहाँ पे कैपिटल कम कर दिए और 2 कैपिटल कम करने के साथ हमने यूनिट ऑफ लेबर 4 और यूनिट ऑफ कैपिटल 6 इन दोनों के साथ हमने सेम यहाँ पे आउटपुट लिया 200। उसी तरह से कॉम्बिनेशन ई भी वही कहता है कि जिस तरह से हमने 4 लेबर के साथ हमने वर्क किया और एक इंक्रीज़ किया, अब हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर 5 है। 5 यहाँ पे लेबर हायर करने के साथ-साथ यूनिट ऑफ कैपिटल भी 5 है। तो ये दोनों 5-5 कैपिटल और लेबर सेम होने के साथ-साथ हमने आउटपुट भी उतना ही सेम लिया। तो हमारे आउटपुट 200 मीटर यहाँ पे प्रेज़ेंट करता है। तो ये वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन की हमने जब देखा कि किस तरह से लेबर को इंक्रीज़ किया गया एक-एक से और यूनिट ऑफ कैपिटल को घटाने के साथ-साथ हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमने 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे प्रेज़ेंट की और हमारा आउटपुट भी सेम है।
तो यही प्रेज़ेंट करता है कि किस तरह से प्रोडक्शन लेने की जो एक नज़रिया है, ये हम इनपुट को सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ करें, तो उसके साथ आने वाला प्रोडक्ट बट हमने यहाँ पे लिया है कि हमारा आउटपुट फिक्स है। आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनपुट में हम चेंजेस करें, उनकी सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ करें, तो ये पॉसिबल दिखाई देता है कि किस तरह से आउटपुट सेम होने के साथ इनपुट में जो उनके कॉम्बिनेशन चेंज करने के साथ हमारा आउटपुट सेम रहता है। इस तरह से हमने देखा कि आइसोकॉन्ट अप्रोच का जो शेड्यूल है, ये टेबल के सामने हमने समझने की कोशिश तो की कि किस तरह से ये एक इनपुट कम करने के साथ, एक इंक्रीज़ करने के साथ इनपुट हमारा आउटपुट सेम होता है। यही सिचुएशन हम डायग्राम के साथ अगर देखें तो हमें पता चलता है कि और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली आइसोकॉन्ट अप्रोच क्या कहता है। तो इसको प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व के साथ भी प्रेज़ेंट किया जाता है, उसका मीनिंग यही होता है क्योंकि इसी आइसो प्रोडक्ट एनालाइज़ कहे या इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहे, इसका मीनिंग यही है। हमें अल्टरनेटली कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछे, फिर भी हमारा आंसर यही है, इसे आइसोकॉन्ट अप्रोच या आइसोकॉन्ट कर्व भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व के साथ आउटपुट सेम लिया गया है। तो डायग्राम के अंदर हम देखें कि एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर को इंडिकेट किया गया और वाई एक्सिस पे यूनिट ऑफ कैपिटल को प्रेजेंट किया गया है। और कॉम्बिनेशन जिस तरह से हमने 5 लिए ए, बी, सी, डी, ई, ये वैरायटी दिखा रही है कि किस तरह से 2 इनपुट के अंदर हमने चेंजेस किए, अल्टरनेटली एक इंक्रीज़ किया, एक डिक्रीज़ किया। इनपुट में होने वाले चेंजेस के साथ-साथ हमारा आउटपुट सेम है। यही जो आईक्यू कर्व है, ये हमें प्रेज़ेंट करता है कि हमारा इनपुट को यहाँ पे चेंजेस करने के साथ आउटपुट हमारा सेम है, बट हमारे कॉम्बिनेशन चेंज होने के साथ ये प्रेज़ेंट किया गया। तो कॉम्बिनेशन ये कहता है कि हमारा यूनिट ऑफ लेबर ये यूज़ करने के साथ हमने जो कैपिटल यूज़ किया, ये हमने 15 यूज़ किया और हमारा सेम आउटपुट 200 मीटर क्लॉथ को प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो कॉम्बिनेशन ए बनता है। उसी के साथ कॉम्बिनेशन बी ये प्रेज़ेंट करता है कि हमने 2 लेबर हायर किए और आउटपुट हमने 200 दिए, बट हमारा कैपिटल 11 यूज़ हुआ। तो यहाँ पे 2 लेबर और 11 यूनिट कैपिटल यूज़ करने के साथ सेम प्रोडक्शन हमने लिए 200। तो ये कॉम्बिनेशन उभर के आता है बी। सी कॉम्बिनेशन ये हमें प्रेज़ेंट करता है कि सेम आउटपुट को हमने लिया, हमने लेबर 3 यूज़ किए और आउटपुट हमने 200 दिए और कैपिटल हमने 8 यूज़ किए। तो सी कॉम्बिनेशन यही कहता है कि 3 लेबर यूज़ किए, 8 कैपिटल यूज़ करने के साथ सेम कॉम्बिनेशन के साथ हमारा आउटपुट 200 आया। उसी के साथ प्रेज़ेंट करता है डी कॉम्बिनेशन यूनिट 4 लेबर यहाँ पे यूज़ करने के साथ हमने कैपिटल यहाँ पे 6 लिए, 6 यूनिट यूज़ करने के साथ सेम यहाँ पे भी आउटपुट 200 आता है। उसी के साथ लास्ट जो यहाँ पे यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाता है, ये प्रोडक्शन भी कॉम्बिनेशन हमें 5 लेबर हायर करने के साथ-साथ हमने 5 यहाँ पे कैपिटल यूज़ किए, ये भी कॉम्बिनेशन सेम आउटपुट को प्रेज़ेंट करता है। तो ये सभी डॉट पॉइंट को हम अगर जॉइन कर ले, तो ये ए, बी, सी, डी, ई ये प्रेज़ेंट करता है आईक्यू कर्व। तो ये आइसोकॉन्ट अप्रोच इस तरह से बन पाता है, जो ऊपर से आता नीचे, ये लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे झुकता हुआ, डिक्लाइन करता हुआ प्रेज़ेंट करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी ये प्रेज़ेंट करता है कि किस तरह से एक प्रोडक्ट यहाँ पे जो इंक्रीज़ करता है, तो दूसरा अगर डिक्लाइन करेगा, तो इसके साथ-साथ उनकी प्रोडक्टिविटी में भी यहाँ पे गिरावट आती है। यही प्रेज़ेंट करता है आइसोकॉन्ट अप्रोच, या जिसे हम आइसोकॉन्ट कर्व भी कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे कि इक्वल प्रोडक्ट कर्व प्रेजेंटेड ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट which are capable of the producing the same level of output. So various combination of the labor, capital and labor which give the same amount of output is given the combination A, B, C, D and E. इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है आइसो प्रोडक्ट मैप, या जिसे हम कहें इक्वल प्रोडक्ट मैप या आइसोकॉन्ट अप्रोच मैप भी इसे कहते हैं। तो ये प्रेजेंट करता है कि एक ऊपर की हाई लेवल की जो आईक्यू कर्व है, ये प्रेजेंट करता है उसकी हायर प्रोडक्टिविटी को। तो ये
ISO product map show the set of the ISO product curve. They are just like the show the different level of output. The higher ISO product curve represented as a higher level of output. ISO product curve is the presenting a particular level of output. तो यह समझे कि एक हमेशा ओरिजिन से ऊपर रहने वाला, जितने भी हम आगे बढ़ते हुए आईसी कर्व को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो ये प्रेजेंट करता है कि उसकी आउटपुट पहले से ऊपर जो होने वाले आईक्यू कर्व है, इससे भी और भी ज़्यादा उसके आउटपुट लेवल को शो करता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से एक इंडिफरेंस कर्व एक कंज्यूमर की बिहेवियर को एनालाइज करके एक हायर उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रेजेंट करता है, उसी तरह से एक प्रोड्यूसर किस तरह से उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, उसकी लेवल, उसके आउटपुट को प्रेजेंट करता है ये आईक्यू कर्व। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये प्रेजेंट करता है उसकी हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन उसने किस तरह से अचीवमेंट की है। बट ये जो सेटिस्फेक्शन है या उसकी यूटिलिटी है, इसने किस तरह से एक प्रोड्यूसर ने किस तरह से अचीवमेंट की है, उसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये मेजर उसकी जो एग्जैक्टली सेटिस्फेक्शन है, इसे तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, बट उसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट उसने किस तरह से हासिल किया, इसको हम नंबर में काउंट ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को अचीवमेंट किया। ये लेवल ऑफ आउटपुट को ये फिजिकली मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट के साथ भी प्रेजेंट किया जाता है, या हम जिसे डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल प्रोडक्ट कर्व के बीच में जितना भी यहाँ पे डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आगे वाले जो आईक्यू कर्व है, इसकी प्रोडक्टिविटी और भी बेहतर तरीके से प्रोड्यूसर ने लिया है, इसका प्रेजेंटेशन देता है। तो डायग्राम के अंदर हम देखें तो एक्स एक्सेस पे यूनिट ऑफ द लेबर दिए गए हैं और वाई एक्सेस पे यूनिट ऑफ द कैपिटल को प्रेजेंट किया गया। और इस तरह से ये जो आई क्यू वन, आई क्यू टू, आई क्यू थ्री, आई क्यू फोर, ये जो आई क्यू कर्व है, ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा है, और ये आउटपुट हर लेवल उनकी डिफरेंट लेवल को प्रेजेंट करता हुआ शो करता है। आई क्यू वन ये प्रेजेंट करता है एक प्रोड्यूसर ने 100 मीटर का जो प्रोडक्शन है, ये आई क्यू वन पे लिया। आई क्यू टू प्रेजेंट करता है 2 मीटर्स यहाँ पे यूनिट जो उसने प्रोड्यूसर ने लिए हैं। आई क्यू थ्री ये प्रेजेंट करता है 300 मीटर आउटपुट को, और आई क्यू फोर ये प्रेजेंट करता है 400 मीटर आउटपुट को। तो ये आउटपुट के अंदर होने वाले जो जो प्रोडक्शन बेहतर तरीके से लेने की कोशिश जब ये प्रोड्यूसर करता है, तो ये आई क्यू वन ये बेहतर तरीके से ऊपर जाता हुआ आई क्यू टू को प्रेजेंट करेगा, और ये आई क्यू टू से भी आई क्यू थ्री ये बेहतर तरीके से आउटपुट लिया गया, और आई क्यू थ्री से भी अच्छा आई क्यू फोर से ये आउटपुट लेने की कोशिश एक प्रोड्यूसर करता है। तो ये जो डिफरेंस होगा, जितने दोनों आई क्यू कर्व के अंदर डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहता है कि आगे वाला जो यहाँ पे आई क्यू कर्व है, ये बेहतर कंडीशन में आउटपुट को उसके कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस आईक्यू कर्व के साथ साथ हम ये मेजर तो नहीं कर पाएंगे कि उस प्रोडक्शन लेने के साथ साथ जो प्रोड्यूसर है उसको किस तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिला, बट हम ये मेजर ज़रूर कर सकते हैं कि उसने कितना आउटपुट लिए हैं। यही डिफरेंस यहाँ पे इस आईसो प्रोडक्ट मैप, या हम कहें आईसो क्वांट अप्रोच मैप के अंदर, इक्विली प्रोडक्ट मैप के अंदर प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है MRTS, जिसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके हम प्रिंसिपल ये क्या है वो देखेंगे और किस तरह से ये वर्क करता है आइसोकॉन्ट अप्रोच के अंदर। तो फर्स्टली हम देखें कि द diminishing MRTS tell us that the productivity that any one input can have a limited. As a lot of labor is added to the production of the process in the place of the capital, the productivity of the labor is fall. यहाँ पे कहा जाएगा कि दो हमने तो लेबर, एक लेबर और एक कैपिटल, दो इनपुट को हमने इंक्लूड किया, जो प्रेजेंट करता है कि एक इनपुट को इंक्रीज हम जिस तरह से कर पाते हैं, और दूसरे जो इनपुट है उसकी यूनिट हम जब कम करते हैं, जिसकी इंक्रीज कर रहे हैं, हम अगर लेबर की इंक्रीज करेंगे और कैपिटल की अगर कम करते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की, ये डिक्लाइन करती है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये बिलोंग करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी,
जिस तरह से हम एक इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनपुट बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ती हुई जो यहाँ पे यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे उस यूनिट यहाँ पे जो फैक्टर है उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से ये डिमिनिशिंग एमआरटीएस ये प्रेजेंट करता है प्रोडक्टिविटी को उसकी इनपुट को क्या लेके, तो ये सिमिलरली व्हेन द लॉट ऑफ द कैपिटल इज एडेड इन द प्लेस ऑफ द लेबर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल फॉल्स। जिस तरह से हम अगर लेबर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरती है। अगर हम कैपिटल को अगर माने उसकी अगर प्रोडक्टिविटी यूनिट में एडेड करें, तो ये सिमिलरली उसी तरह से उसकी भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी गिरती हुई दिखाई देती है। जिस यूनिट को हम बढ़ाएंगे उसकी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी गिरती हुई दिखाई देती है, पर उसके यूनिट हम बढ़ाएंगे बट उसके अपोजिट उसकी जो यूनिट है उसकी प्रोडक्टिविटी ये डिक्लाइन करती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये लॉ वर्क करता है। तो इस तरह से ये एमआरटीएस वर्क करेगा। प्रोडक्शन नीडेड टू द बैलेंस मिक्स ऑफ द बोथ इनपुट, द एमआरटीएस इज क्लोजली रिलेटेड टू द एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एमपीके marginal productivity of capital. We can see that the adding the some labor and reducing the some capital keep out the constant. तो इस तरह से हम अगर मान लेते हैं कि अगर हम लेबर भी इंक्रीज कर रहे हैं और कैपिटल में हम गिरावट करेंगे, तो ये पॉसिबल होता है। और इस तरह से ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी दोनों की तरफ वर्क करते हुए दिखाई देगी। तो एडिशनल आउटपुट फ्रॉम द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द लेबर, अगर हम लेबर की ऐड करते हैं और आउटपुट करने के लिए इंक्रीज करते हैं यूनिट को, तो ये हमेशा ही प्रेजेंट करता है माइनस साइन को, क्योंकि माइनस साइन ये प्रेजेंट करता है कि हम लेबर की जो इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं यूनिट को, बट ये डिक्लाइन करेगा जो यूटिलिटी है, उसकी यूनिट है कैपिटल की, ये डिक्लाइन करेगा। इसलिए ये माइनस साइन हमेशा दिया जाता है। तो ये अगर हम लेबर की जो इंक्रीज़ करते हैं यूनिट अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ मल्टीप्लाई डेल्टा एल ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने एडिशनल कुछ तो यहाँ पे ऐड किया, हमने इंक्रीज किया है एडिशनल, तो ये डेल्टा एल प्रेजेंट करता है एडिशनल आउटपुट इंक्रीजिंग यूज ऑफ लेबर। सिमिलरली ये दिखाया जाएगा जिस तरह से हमने इंक्रीज किया यहाँ पे लेबर के अंदर, उसी तरह से हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे आउटपुट फ्रॉम द डिक्रीजिंग यूज ऑफ कैपिटल। तो ये प्रेजेंट करेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई डेल्टा के। तो ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से हमने आउटपुट कांस्टेंट रखा मूविंग अलोंग द आइसोक्वांट, द टोटल चेंज इन आउटपुट मस्ट बी जीरो। आउटपुट में तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमने लेबर इंक्रीज किए और कैपिटल यहाँ पे डिक्लाइन किए, कम करते हुए दिखाई देते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एल मल्टीप्लाई डेल्टा एल प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल मल्टीप्लाई डेल्टा के इज इक्वल जीरो। आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होने की वजह से ये जीरो माना जाएगा। और उसी के साथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम डेल्टा एल जो हमने चेंजेस किया लेबर के साथ, प्लस ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई डेल्टा के जो हमने कैपिटल में चेंजेस किया, जो डिक्लाइन किए, और जो डेल्टा एल है ये हमने इंक्रीज किए। इन दोनों एक दूसरे को हमने सब्स्टिट्यूट करने के साथ हमारा आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो फिक्स है। जितना आउटपुट हमारा होगा उतना ही यूनिट होगा। सिर्फ और सिर्फ दो हमने इनपुट में ये सब्स्टिट्यूशन किए और उसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन बन पाया, बट हमारा आउटपुट ज़ीरो माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा एमआरटीएस ये प्रेजेंट करता है, उसका फॉर्मूला यही कहेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। तो ये इस तरह से ये जो एमआरटीएस है ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो यही प्रेजेंट करता है कि द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज ए इकोनॉमिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द रेट ऑफ विच one factor will decrease to be able to maintain the same level of efficiency when the another factor rise. Labor upon marginal productivity of capital. इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ आइसोक्वांट अप्रोच। तो आइसोक्वांट अप्रोच के 7 यहाँ पे मेन फीचर्स माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है आइसोप्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
Second, isocont are the convex to the origin. Third, two isoproduct curves never cut each other. 4. Higher isoproduct curve represented higher level of output. Fifth, isocont need not be the parallel to each other. Next, no isocont can touch either axis. और लास्ट, ईच आइसोकॉन्ड इज ओवल शेप। इन सभी जो फीचर्स है, इन सभी फीचर के साथ हम डायग्राम के साथ क्लियर करेंगे कि किस तरह से उनके इसकी वैल्यूज़ ये क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। फर्स्टली जो माना गया है, आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये होने की वजह होती है कि यहाँ पे MRTS ये फंक्शन वर्क करता है, क्योंकि लेबर और कैपिटल ये दो हमने यहाँ पे माने गए हैं कि इनपुट है और एक दूसरे में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेबर में इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल में उसकी यूनिट कम कर पाएंगे और ये पॉसिबल होता है MRTS वर्क करने के साथ साथ। तो डायग्राम के अंदर हम देखें कि एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ लेबर लिए हैं और वाई एक्सिस पे यूनिट ऑफ कैपिटल लिए हैं, और IQ कर्व ये ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट से गुजरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से हमने माना कि लेबर की यूनिट हमने इंक्रीज किए हमने OL से लेके OL1, क्योंकि हमने इंक्रीज किए हैं डेल्टा L, ये L1 इतने इंक्रीज करने की वजह से हमने कैपिटल कम यूनिट यूज़ किए, तो कैपिटल ये डिक्लेयर करता है K1 इतना, तो टोटल अब यहाँ पे कैपिटल यूज़ होता है OK1 इतना, और उसके बतौर लेबर यूज़ किए जाते हैं OL1 इतने। तो इसके वजह से जो डिक्लेयर किया हमने कैपिटल K1 की वजह से, और ये इंक्रीज़ किया लेबर L1 से, तो ये IQ कर्व ऊपर से नीचे आता हुआ डिक्लाइन करता हुआ डिमिनिशिंग रिटर्न ये प्रेजेंट करता है, और ये इंक्रीज हमने लेबर के साथ करने की वजह से ही IQ कर्व ये नीचे से झुकता हुआ लेफ्ट से राइट से डाउनवर्ड स्लोप प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमेशा जो आइसो कर्व है ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही प्रेजेंट करता है, ये ना ही अपवर्ड होगा, ना ही वर्टिकल होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये तीनों मेथड को हम देखें कि डायग्राम के अंदर अगर समझे तो ये अपवर्ड स्लोपिंग जो दिखाई देता है डायग्राम ए में, तो ये IQ कर्व नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, जो रियलिस्टिक नहीं होता, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। तो डायग्राम ए में जिस तरह से हमने देखा कि IQ कर्व ए से लेके बी से ऊपर जाता हुआ ये कर्व स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है, ये पॉसिबल नहीं है। डायग्राम बी के अंदर हम देखें वो वर्टिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, जहाँ पे लेबर यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंजेस कैपिटल यूनिट में हो रहे हैं, तो उसके वजह से कैपिटल यूनिट K से लेके K1 इतना इंक्रीज करने के साथ ये कैपिटल ये यूनिट यूज़ किए, बट IQ कर्व ये वर्टिकली स्ट्रेट होने के साथ साथ ये कोई भी चेंजेस नहीं दिखाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डायग्राम सी में अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल वर्क करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे लेबर के यूनिट यहाँ पे चेंज किए बट कैपिटल के यूनिट चेंज नहीं किए, और ये स्ट्रेट लाइन में IQ कर्व प्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ लेबर में चेंज करने के साथ, बट ये IQ कर्व हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता, वर्टिकल भी नहीं होता, अपवर्ड भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये स्लोप उसका डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सिचुएशन माना जाएगा, आइसोकॉन्ट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोकॉन्ट ये हमेशा कॉन्वेक्स मेथड के साथ ही ओरिजिन से होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस दोनों इनपुट में होने वाले सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ MRTS भी वर्क करता है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वर्क करने के साथ साथ ये मेथड ही यूज़ होने के साथ लेबर और कैपिटल ये दोनों ही इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि एक ऐसे यूनिट में अंदर गिव अप होता है तो एक में इंक्रीज होता है, तो लेबर इंक्रीज करेगा और कैपिटल यहाँ पे गिव अप करेगा, तो इनके दोनों में कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये MRTS वर्क करता हुआ होने की वजह से ये स्लोप ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। डायग्राम के अंदर और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से आइसोकॉन ये कॉन्वेक्स ओरिजिन से किस तरह से होता है। डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे लेबर इंक्लूड किए गए हैं और वाई एक्सिस पे कैपिटल लिए गए हैं, और ये IQ कर्व है जो ऊपर से नीचे आता हुआ जो कॉम्बिनेशन है
लेबर और कैपिटल के बीच में ये पॉइंट ए बी सी डी को अगर ज्वाइन करें तो हमें ये स्लोप मिलता है डाउनवर्ड स्लोप, जो प्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के साथ साथ। तो जिस तरह से हमने क्वांटिटी यहाँ पे कैपिटल की जिस तरह से कम करे, उस तरह से लेबर की क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ हमें ये दिखाई देता है कि कैपिटल जिस तरह से हम कम करें उसी तरह से लेबर इंक्रीज हम करें। तो इस कॉम्बिनेशन दोनों का जो रेशो है, इन रेशो से हमें पता चलता है कि एक एक ऐसे कॉम्बिनेशन लेबर के अगर हम कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसके कंपैरिजनली कैपिटल हम कम करेंगे, तो इससे पता चलता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्लेन करती हुई, फॉल होती हुई दिखाई देती है, जो प्रेजेंट करता है डायग्राम में कॉम्बिनेशन ए बी सी डी को। ये कर्व हम जब ज्वाइन करेंगे तो आइसो कर्व ये डिक्लेन करता हुआ, या हम कहें कि आइसोकॉन्ट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। थर्ड यहाँ पे जो फीचर्स है वो कहता है टू आइसोकॉन कर्व नेवर कट ईच अदर। जब दो आइसो कर्व होते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को कभी भी कट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये दोनों एक दूसरा अपने साथ ये इन डिफरेंटली, ये डिफरेंट कंडीशन के साथ इंडिविजुअल प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो दोनों भी अपना शेयर एक दूसरे के साथ कट नहीं करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों भी आइसोकर 1 और आइसोकर 2 ये दोनों अपनी इंडिविजुअल अपनी वैल्यूज़ को प्रेजेंट करते हुए, अपने आउटपुट को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो कॉम्बिनेशन यही उनका बनता है कि उनके कॉम्बिनेशन उनके कर्व के साथ ये प्रेजेंट कर पाएंगे, बट ये दोनों के जो आउटपुट है ये पूरी तरीके से डिफरेंटली पाए जाएंगे। तो डायग्राम के साथ हम अगर देखें तो डायग्राम के एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पे यूनिट ऑफ कैपिटल को दिया गया है। इंडिफरेंस कर्व के साथ हम देखें कि आई क्यू कर्व, ये आई क्यू 1 आई क्यू 2 ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ए पॉइंट पे, बट दोनों की कॉम्बिनेशन आई क्यू 1 में ए और सी यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं पॉइंट, और आई क्यू 2 में ए और बी को यहाँ पे कॉम्बिनेशन उनके प्रेजेंट करता है। बट ये ए और बी इज इक्वल हो सकते हैं, ए और सी ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो सकते हैं, बट बी और सी ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं हो सकते। उनकी कॉम्बिनेशन, उनके आउटपुट सेम नहीं है, क्योंकि आई क्यू 1 अपनी अलग लेवल की अपनी आउटपुट को प्रेजेंट करता है, आई क्यू 2 अपनी अलग लेवल की यहाँ पे आउटपुट को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये आई क्यू 2 इज ग्रेटर देन आई क्यू 1। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बी और सी का इन डिफरेंटली मानेंगे, और जो कॉम्बिनेशन है ए और बी का ये इक्वल हो सकता है, ए और सी का ये भी इक्वल हो सकता है, बट ये बी और सी का ये जो कॉम्बिनेशन है उनके आउटपुट है ये सेम नहीं है, दोनों इन डिफरेंटली प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। बी का आउटपुट अलग है, सी का आउटपुट अलग है। नेक्स्ट फीचर माने जाएंगे हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व प्रेजेंटेड हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इस फीचर के अंदर हम देखें कि एक हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व ये प्रेजेंट करता है, जितने हाई पर रहेंगे, जितने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, उतने वो अपने आउटपुट को, अपने लेवल को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। डायग्राम के अंदर हम देखें कि एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर को लिया गया, वाई एक्सिस पे यूनिट ऑफ कैपिटल को लिया गया। हमारे पास अब यहाँ पे आई क्यू 1 और आई क्यू 2 ये दोनों भी यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए कर्व दिखाई देते हैं। आई क्यू 1 ये प्रेजेंट करता है 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और आई क्यू 2 ये प्रेजेंट करता है 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये ए और बी ये दोनों भी डिफरेंट है, ये आइसो कर्व को प्रेजेंट करता हुआ। जो कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल के, इन दोनों से प्रेजेंट करता है आई क्यू 1 का 100 यूनिट प्रोडक्शन, और कॉम्बिनेशन बी ये प्रेजेंट करता है आई क्यू कर्व 2 को, जो प्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ लेबर और यूनिट ऑफ कैपिटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से प्रेजेंट करता है पॉइंट बी। तो यहाँ पे आई क्यू 1 जो ए को प्रेजेंट करता है और आई क्यू 2 जो बी को प्रेजेंट करता है, दोनों भी डिफरेंटली उनके आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं, और ये आई क्यू 2 इज़ ग्रेटर दैन आई क्यू 1 को प्रेजेंट करता है। तो ये बी पॉइंट ये ग्रेटर पॉइंट दिखाई देगा पॉइंट ए के बतौर। नेक्स्ट फीचर कहा जाएगा आइसोकॉन नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आइसोकॉन कर्व ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, सेम हो,
ये पॉसिबल नहीं है। दोनों भी अपने अपने अलग डिफरेंट यहाँ पे शेप में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, जो डिफरेंटली हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आइसोकॉन्ट ये पैरेलल ईच अदर हो, तो उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वो प्रेजेंट करते हुए अपना कर्व प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर हम देखें, एक्स एक्सिस पे लेबर यूनिट लिए गए हैं, वाई एक्सिस पे कैपिटल की यूनिट लिए गए हैं। डायग्राम के अंदर IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 ये चारों भी डिफरेंटली एक दूसरे के साथ वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे IQ1, IQ2 ये तो सिमिलर लग रहे हैं, बट IQ2 और IQ3 ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। जो एक दूसरे के साथ होने वाले चेंजेस ये डिफरेंटली उनके लेबर और कैपिटल के साथ होने वाले कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आइसोकॉन्ट ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। तो डायग्राम के अंदर हम ये डिफरेंटली उनके शेप को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर कहा जाता है नो आइसोकॉन्ट कैन टच आइदर एक्सिस। अगर एक ऐसी आइसोकॉन्ट अगर एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को अगर नहीं टच करते हैं कोई भी उनका कर्व, तो ये प्रेजेंट करता है कि वो उनके ही यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, वो जो यहाँ पे टच है उनके ही प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आइसोकॉन्ट टच एक्स एक्सिस, तो ये होगा कि प्रोडक्ट इज बीइंग द प्रोसेस the help of the labor along with the using capital. The logical substitute of the labor along to the unable to produce anything. अगर हम मान लेते हैं कि डायग्राम के अंदर एक्स एक्सेस पे यूनिट ऑफ लेबर को लिया गया और वाई एक्सेस पे यूनिट ऑफ कैपिटल को लिया गया, तो ये आई क्यू कर्व ये टच होता है सिर्फ और सिर्फ ये एल जो लेबर है, लेबर एक्सिस पे यहाँ पे वर्क करता है, तो ये टच होके ऊपर की ओर जाता है, बट ये वाई एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये प्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ यूनिट ऑफ लेबर का किस तरह से यूज़ किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में ये प्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट अगर हम देखें कि IQ1 ये प्रेजेंट करता है जो टच करता है सी पॉइंट को, और ये प्रेजेंट करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट ऑफ कैपिटल को प्रेजेंट करता है, उसकी कितनी यूनिट को यूज़ किए, बट ये एक्स एक्सिस को अगर टच नहीं कर रहा है IQ1, तो ये प्रेजेंट करता है कि लेबर की यूनिट यूज़ नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर के कैपिटल के यहाँ पे यूनिट को यूज़ करने के साथ वही प्रेजेंट करता है। तो ये प्रेजेंट करता है कि नो आइसोकॉन्ट कैन टच आइदर एक्सिस। अगर दोनों भी कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करना है तो दोनों भी कॉम्बिनेशन के साथ ये कर्व को प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। जो इनपुट कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन से ही ये आइसोकॉन्ट अप्रोच बन पाता है। और लास्ट जो यहाँ पे फीचर्स है वो कहता है ईच आइसोकॉन्ट इज ओवल शेप। तो यहाँ पे मीनिंग होता है कि ये मीन्स दैट द सम पॉइंट इज बिगिन टू रिसीड फ्रॉम द एक्स एक्सेस। दिस शेप इज द consequent of the fact that the producer use more of capital और more of labor। या हम कहें कि दोनों भी यहाँ पे जो इनपुट है इसे पूरी तरीके से नेसेसरी यूज़ करने के साथ साथ उसका टोटल प्रोडक्ट ये इवेंचुअली डिक्लेन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये फर्म अगर प्रोड्यूस करता है कि सेगमेंट ऑफ दिस आइसोक्वेंट विच आर द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इज ले टू बिटवीन द रीच लाइन। इसे हम एक इकोनॉमिकल रीजन ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। डायग्राम के साथ हम देखें कि एक्स एक्सिस पे हमने लेबर यूनिट लिया और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल यूनिट लिया। तो इस तरह से हम देखें कि IQ कर्व IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 ये 100, 200, 300, 400 इस तरह की जो आउटपुट लेवल है इसको प्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं लेवल के अंदर रिच लाइन जो A और B जो ओरिजिन O से स्टार्ट होती है, दोनों भी OA और OB को यहाँ पे आती हुई और जो टेंजेंट लाइन है इनको क्रॉस करती हुई दोनों रिज लाइन यहाँ पे प्रेजेंट करती है, IQ कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो इसके कॉम्बिनेशन से OB जो रिज लाइन है इससे ये कॉम्बिनेशन HKMP बनते हैं। तो उसके साथ साथ OA रिज लाइन के अंदर GJLN ये कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोड्यूस इन द डॉटेड ओरिजिन द आइसोकॉन्ट 100, द डॉटेड सेगमेंट of the isoquant are the waste bearing segment. They form of the uneconomic regions of the production. In the up dotted portion more capital and the lower dotted portion more labor than the necessary is employed.
और हमारा जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट उभर के आता है, टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट के अंदर 4 मेनली यहाँ पे जो टाइप्स है उसको इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट है लीनियर आइसोकॉन्ट, सेकेंड इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट जिसे लियोनटिफ आइसोकॉन्ट और राइट एंगल आइसोकॉन्ट भी कहा जाता है, थर्ड किक आइसोकॉन्ट और फोर्थ स्मूथ या कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट। इन 4 मेथड के साथ ये प्रेजेंट करता है डिपेंडिंग ऑन दिस डिग्री ऑफ द सब्स्टिट्यूएंटली ऑफ द फैक्टर द प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट कैन टेक ऑन द वेराइटी ऑफ द शेप। इन 4 मेथड के साथ अलग अलग शेप के साथ ये टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट को प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से हम देखें फर्स्टली लीनियर आइसोकॉन्ट। लीनियर आइसोकॉन्ट अज्यूम दैट द ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। इसके अंदर लीनियर आइसोकॉन्ट के अंदर हम देखें तो ये समझ पाएंगे कि एक दो ही फैक्टर यहाँ पे या इनपुट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, पर दोनों भी एक दूसरे के साथ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट माने जाएंगे। अगर लेबर है और कैपिटल है, इन दोनों का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम अगर लेबर ही यूज़ करना चाहते हैं तो कैपिटल हम जीरो यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ ये लीनियर आइसोकॉन्ट के अंदर। इट इज़ द आइसोकॉन्ट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। देयर इज़ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिस तरह से हमने कहा। डायग्राम के अंदर अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस पे लेबर हमने इंक्लूड किए और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल यूनिट को प्रेजेंट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ लेबर ही यूज़ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लेबर यूज़ करने के लिए ओ बी इतना पूरी 100% ये लेबर यूज़ करेंगे और कैपिटल ये ज़ीरो मानेंगे। तो ये ए और बी ये प्रेजेंट करता है कि लीनियर आइसोकॉन्ट के अंदर ये पॉसिबल होता है कि पूरी तरीके से एक फैक्टर किस तरह से परफेक्टली एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट होते हैं, यही लीनियर आइसोकॉन्ट के अंदर माना जाता है। सेकेंड माना जाएगा इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट, जिसे लियोनटिफ आइसोकॉन्ट भी कहा जाता है, राइट एंगल आइसोकॉन्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर मानेंगे कि इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट अज्यूम दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुली कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम जीरो सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, जिसके अंदर जितने कैपिटल के अंदर अगर रेशो अगर बढ़ता है उतना ही रेशो लेबर के अंदर भी बढ़ता है। दोनों इक्वली इंक्रीज करने के साथ साथ ये दोनों भी जीरो सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं, जिसके अंदर इसे वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी माना जाता है। डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट किस तरह से वर्क करता है। एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ लेबर लिए हैं, वाई एक्सिस पे कैपिटल के यूनिट लिए हैं। तो इस ओरिजिन के साथ जब ये ओरिजिन ओ से आगे जाता हुआ दिखाई देता है कि तो इस कंडीशन के अंदर हम लेबर और कैपिटल ये दोनों भी सेम रेशो के अंदर इंक्रीज करते हैं और इसकी वजह से ही आइसोकॉन्ट ये प्रेजेंट करता है उसके आउटपुट को लेके। द आउटपुट कैन बी इंक्रीज only by the increasing the both the quantity of the labor and capital in the same proportion at the point C। पॉइंट सी के अंदर ये दोनों भी एक ही रेशो के अंदर उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है और यही मसला यहाँ पे होता है कि ये इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट कर्व के साथ प्रेजेंट करता है। थर्ड यहाँ पे जो टाइप्स बनता है उसे किंक आइसोकॉन्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर द किंक आइसोकॉन्ट अज्यूम दैट द कैपिटल एंड लेबर हैव द लिमिटेड सब्स्टिट्यूट। एक दूसरे के साथ ये लिमिटेड लेवल पे सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ होते हैं। ईच कमोडिटी इज प्रोड्यूस यूजिंग ओनली द फ्यू डिफरेंट प्रोसेस ओनली एट द किंक इज द फैक्टर सब्स्टिट्यूट पॉसिबिलिटीज। इन दोनों मेथड के अंदर हम देखें कि दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। एक होते हैं उनको कहा जाता है एक्टिविटी एनालाइज ऑफ द आइसोकॉन्ट और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट। इस तरह से इन मेथड को इस किक आइसोकॉन्ट अप्रोच के अंदर दो नामों से भी पहचानते हैं। इसके अंदर हम देखें कि किस तरह से देर आर ओनली द फ्यू प्रोसेस फॉर द प्रोसेसिंग एनी वन कमोडिटी। एक ऐसे मेथड के साथ हाँ ये प्रोसेस जब करता है तो इसके अंदर लिमिटेड मेथड के साथ दोनों कॉम्बिनेशन होते हुए दिखाई देते हैं, बट इसमें लिमिटेशन है। दिस आइसोकॉइंट ओनली द लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन कैपिटल एंड लेबर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। डायग्राम के अंदर हम देखें एक्स एक्सिस पे लेबर यूनिट लिए, वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिए। ये पॉसिबिलिटी कर्व जो बनते हैं A1 A2
A3, A4 ये कर्व के अंदर जब कॉम्बिनेशन लिया जाता है कैपिटल और लेबर का, तो इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन जो है ए बी, बी सी, सी डी, इनके साथ साथ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये बेंड होते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे ये बेंड होते हैं उसे किंग आइसोक्वांट ये अप्रोच माना जाएगा, जहाँ पे एक लिमिटेड मेथड के अंदर ही ए से लेके बी तक जाता हुआ, बी से लेके सी तक जाता हुआ और सी से लेके डी तक जाता हुआ ये कॉम्बिनेशन, ये लिमिटेड मेथड के साथ एक दूसरे के साथ ये कॉम्बिनेशन करते हुए दिखाई देते हैं। और जो लास्ट यहाँ पे जो टाइप्स है उसे कहते हैं स्मूथ या कॉन्वेक्स आइसोकॉन, जिसको हमने पूरी वीडियो के अंदर इसी मेथड के साथ ये टॉपिक कवर करने की कोशिश की, जिसे आइसोकॉन कर्व ये मोस्ट ऑफ स्मूथली या जिसे कॉन्वेक्स आइसोकॉन माना जाता है। दिस टाइप assume that the capital labor may be substituted continuously within the specified range beyond which they can no longer be substituted. This isocon also show the smooth curve. This is a convex to the origin. This is the isocon include all the technical efficiency method of the providing the given the level of output. जिस तरह से हमने देखा कि एक टाइम पीरियड के अंदर एक आउटपुट तो दिया गया है, बट इनपुट के अंदर दो यहाँ पे इनपुट यूज़ किए गए जाएंगे, लेबर और कैपिटल। इनके कॉम्बिनेशन के साथ ये आउटपुट गिवन है उसके कॉम्बिनेशन क्या बन पाएंगे लेबर और कैपिटल के बीच में, तो यही प्रेजेंट करता है ये स्मूथ या कॉन्वेक्स आइसोकॉन के अंदर। डायग्राम के अंदर हम देखें कि एक्स एक्सेस पे लेबर यूनिट लिए गए, वाई एक्सेस पे कैपिटल यूनिट लिए गए हैं। आईक्यू कर्व ये ऊपर से नीचे आता, जो लेफ्ट से राइट तक का जाता हुआ डिक्लेन करना हुआ, जो डिमिनिशिंग रिटर्न को प्रेजेंट करता है, ये क्यू कर्व प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो आइसोकॉन कर्व ये प्रेजेंट करता है कि वो हमेशा डिक्लेन करता हुआ डिमिनिशिंग पोजीशन में जाता हुआ, क्योंकि उसके अंदर MRTS ये इस लॉ को वर्क करने की वजह से ये हमेशा इन एक इनपुट को इंक्रीज करेगा, एक इनपुट को यहाँ पे डिक्लेन करेगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आइसोकॉन कर्व ये प्रेजेंट करता है डिमिनिशिंग लॉ के साथ साथ। तो इस तरह से हमने आज के इस टॉपिक के अंदर आइसोकॉन अप्रोच या आइसोकॉन कर्व को डीपली समझने की कोशिश की कि किस तरह से एक प्रोडक्शन एनालाइज की कॉन्सेप्ट के अंदर आइसोकॉन अप्रोच अपना अहम रोल निभाता है। हम जिस तरह से ये सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सीरीज़ के अंदर प्रोडक्शन एनालाइज एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर हमने प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसी तरह से आज के इस टॉपिक में आइसोकॉन अप्रोच और इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस, इन सभी टॉपिक को हमने वन बाय वन कवर करने की कोशिश की, जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड इस दिस वीडियो, आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून विथ ओशिनिक इकोनॉमिक्स।